ये तो सही है लेकिन दवाई। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैंने अभी फ़िलहाल आप सबको म्यूट किया हुआ है और आपके पास अभी परमिशन नहीं है अपने आप को अनम्यूट करने की। क्लास के जो एंड के 10 मिनट्स होंगे उसमें मैं इसको अलाउ कर दूंगी, तो जिसको भी जो क्वेश्चंस पूछने होंगे, अगर ड्यूरिंग क्लास पूछने हैं तो चैट में पूछ सकते हैं, और अगर एंड में पूछने हैं तो आप डायरेक्टली वॉइस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले ये कि आपके प्रीवियस क्लास को लेके कोई क्वेश्चंस अगर थे तो काइंडली आप उनको शेयर कर दें। जी क्लास, कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? अच्छा ठीक है, इसको जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं ना, उनको हम इंशाल्लाह ताला फिजिकल क्लास में थर्सडे को डिस्कस कर लेंगे। और असाइनमेंट के जो क्वेश्चन 14 है, उसको मैं अभी देख के आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन 14 ओपन कर रही हूँ। अच्छा देखिए, क्वेश्चन 14 जो है ना आपका, वो है अ सैंपल ऑफ 0.1 मोलर HCl इज डाइल्यूटेड 10 फोल्ड। 10 फोल्ड डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को 10 टाइम्स डाइल्यूट कर लें, यानी कि अगर वो 0.1 मोलर है तो वो 0.01 मोलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो बिफोर वाली पीएच है कि 0.1 मोलर की कितनी पीएच होती है वो कैलकुलेट करनी है, 0.01 मोलर की पीएच कैलकुलेट करनी है। प्रीटी इजी। ठीक है, समझ में आ गया। कौन सी प्रीवियस क्लास? क्लास अभी स्टार्ट हुई है वजिया। हाँ, मुझे बार बार मैसेज कर रही थी कि मेरी 20 क्लास में जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन क्लास अभी ही स्टार्ट हुई है। ओके, सो नॉन एक्वस टाइट्रेशंस की हम बात कर रहे थे। नॉन एक्वस टाइट्रेशन अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन टाइप ऑफ टाइट्रेशन है, और हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारी जो ड्रग है वो एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर या तो सॉल्युबलाइज ना हो रही हो, या उसका रिएक्शन स्लो हो, या एंड पॉइंट क्लियर ना हो, या उसकी डिसोसिएशन अच्छी ना हो। तो इन तमाम रीजंस की वजह से हम नॉन एक्वस चॉइसेस पे जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस इसकी वीक बेसिस के लिए भी होती हैं, वीक एसिड्स के लिए भी होती हैं। पहले हम वीक बेसिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो वीकली बेसिक इन नेचर होती हैं। उसमें से सबसे पहली एग्जांपल है एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो आप लोगों ने क्लास में भी एज एन एग्जांपल सॉल्व की थी जब मैंने आपको डाइटर फैक्टर एक्सप्लेन किया था।
तो इसको हम देख लेते हैं कि हाउ हाउ डज नॉन एक्वस टाइट्रेशन अप्लाई टू दिस ड्रग। ड्रग नेचर इसकी क्या है? वीकली बेसिक इन नेचर है, सॉल्युबल इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड है ये। ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड आपको याद होगा कि है ऐसा एसिटिक एसिड जिसके अंदर से वाटर कंटेंट जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हुआ हो, उसकी जो ग्लेशियल अपीयरेंस होती है इसकी वजह से उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। टाइट्रेंट हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वीक बेसिस को एनालाइज कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो हमारा टाइट्रेंट होता है वो हम 0.1 नॉर्मल पर क्लोरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। पर क्लोरिक एसिड इट्सेल्फ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड दोनों कंडीशंस में ये एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ही रिएक्ट करता है। ठीक है। तो जब हमारे पास कोई वीक बेस होती है और उसको हम रिएक्ट करवाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो वो रिएक्शन भी रैपिड होता है। ठीक है। देन वी हैव द इंडिकेटर। इंडिकेटर की चॉइस हमने पहले भी बात की थी कि इंडिकेटर की जो चॉइस होती है वो डिपेंड करती है कि जो आपकी ट्रांजिशन होगी वो किस पेज पर होगी। तो ये जो क्रिस्टल वॉयलेट आपका इंडिकेटर है इसकी ट्रांजिशन होती है फ्रॉम 0.8 टू 1.8। ठीक है। तो आपके पास जब क्या सिचुएशन होगी, कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास एफिड्रीन है विच इज़ बेसिक इन नेचर, तो आपकी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगी। उसके बाद जब आप उसके अंदर परक्लोरिक एसिड ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो वो एफिड्रीन को पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। अब जो नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ परक्लोरिक एसिड आएगा, परक्लोरिक एसिड मैंने भी आपको बताया कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो आपकी जो एसिडिक मीडियम में जो पीएच होगी वो भी 1 के अराउंड ही होगी, तो आपकी जो ट्रांजिशन होगी वो इजीली हो जाएगी, कलर चेंज इसका हो जाएगा येलो से ब्लू ग्रीन। ठीक है। फार्माकोपियल रेलेवेंस क्या है? ये वाला जो एसे है एफिड्रीन का वो यूएसपी और बीपी दोनों में एज अ ऑफिशियल मेथड इंडिकेटेड है। और इसका टाइटर फैक्टर क्या है कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू 16.523 मिलीग्राम ऑफ एफिड्रीन HCl। टाइटर फैक्टर का बेनिफिट क्या होता है कि टाइटर फैक्टर में आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। किस तरह से आसानी होती है कि अगर नॉर्मली जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है टाइट्रेशन में कि आप पहले कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू द ग्राम्स और मिलीग्राम्स, और उसके बाद आप उससे अपने एनालाइट के अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं। जबकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली ब्यूरेट रीडिंग से पता चल जाता है कि आपका कितना अमाउंट ऑफ एनालाइट जो है वो प्रेजेंट है, तो ये वन स्टेप कर देता है आपकी टाइट्रेशन आपकी कैलकुलेशन को। ठीक है। टाइटर फैक्टर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। मैंने क्लास में आपको टाइटर फैक्टर कैलकुलेट करना सिखाया था कि टाइटर फैक्टर कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। मुझे एक्चुअली ठीक से याद नहीं आ रहा कि मैंने ये मॉर्निंग में करवाया था या इवनिंग में करवाया था। आप लोगों को मैंने टाइटर फैक्टर की कैलकुलेशन सिखाई थी? ओके, मैं आपको अभी बता दूंगी। अच्छा, अब जो है वो आपके पास नेक्स्ट आ गया एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट जो है इट्स अ टर्शरी अमाइन एल्कलॉइड सॉल्ट, यानी कि इसके अंदर 3 अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। टाइट्रेंट भी हम इसके अंदर परक्लोरिक एसिड ही यूज करते हैं। इंडिकेटर हम इसके अंदर यूज करते हैं क्यूनिलडीन रेड। क्यूनिलडीन रेड जो होता है ये अपना जो कलर चेंज करता है, इसकी जो पीएच होती है वो स्लाइटली लेस एसिडिक होती है। लेस एसिडिक पीएच का मतलब क्या है कि आपकी जो पीएच होगी ना वो टुवर्ड्स 7 होगी, मतलब लाइक जैसे HCl होता है, HCl की पीएच होती है 1, एसिटिक एसिड होता है उसकी पीएच होती है 3, तो 2 या 3 के बीच में होती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी पीएच का नंबर बढ़ता जाएगा वो आपकी लेस एसिडिक एपरेंट पीएच होती जाएगी ना। ठीक है। तो जो आपका कलर चेंज होता है क्यूनिलीन रेड का वो चेंज होता है जब वो लेस एसिडिक पीएच पर होता है, यानी कि जो टर्शरी अमाइंस होते हैं ना, टर्शरी अमाइंस के अंदर खुद भी बहुत एसिडिक कैरेक्टर होता है। जब टर्शरी अमाइंस के अंदर अपना भी एसिडिक कैरेक्टर मौजूद है तो जब
पर क्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में वो अपना पीएच चेंज, तो पीएच का जो चेंज होता है ना वो बहुत ज़्यादा रैपिड आपको ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, दैट इज़ वाई आपको यहाँ पे स्लाइटली लेस एसिडिक पीएच वाला इंडिकेटर यूज़ करना होता है। ठीक है, फार्माकोपियल रेलेवेंस क्या है? बीपी और यूएसपी अगेन इसको जो है वो अडॉप्ट करते हैं एज अ फार्माकोपियल मेथड। केट्रोपिन को अगर आपको एनालाइज करना है तो आप कन्वेंशनल मेथड्स में इसको नॉन एक्वस टाइट्रेशन से एनालाइज कर सकते हैं। देन वी हैव क्यूनीन। क्यूनीन जो है एक ऐसा अल्कलॉइड है जिसमें दो बेसिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, दो बेसिक नाइट्रोजन प्रेजेंट होने से जो हमारा एनालिसिस है उसमें एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है कि इसमें स्टेप वाइज न्यूट्रलाइजेशन होती है, यानी कि एक नाइट्रोजन पहले प्रोटोनेट होता है, उसके बाद दूसरा नाइट्रोजन प्रोटोनेट होता है। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है कि जितना भी आपके पास क्यूनीन मौजूद है, जितना भी अमाउंट क्यूनीन का मौजूद है, उसमें सब पूरे क्यूनीन का पहले फर्स्ट वाला नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाए, उसके बाद उसका सेकेंड वाला नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है कि इसमें हम बैक टाइट्रेशन या ब्लैंक टाइट्रेशन का ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। आई थिंक बैक टाइट्रेशन मैंने आप लोगों को क्लास में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी। ब्लैंक टाइट्रेशन को कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ब्लैंक टाइट्रेशन क्या होती है? आपने कोई अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म की है लैब के अंदर? ये क्लास अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म कर लिया आप लोगों ने लैब में या नहीं किए? एनीवेज, बैक टाइट्रेशन और ब्लैंक टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसका क्या डिफरेंस होता है। जो बैक टाइट्रेशन है उसमें आप क्या करते हैं कि रिएजेंट को आप एक्सेस अमाउंट में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एनालाइट है, एनालाइट और रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो स्लो है। फॉर एग्जांपल हम क्यूनीन की ही बात करते हैं। ठीक है, क्यूनीन का जो रिएक्शन है पर क्लोरिक एसिड के साथ वो स्टेप वाइज रिएक्शन है, तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक नोन वॉल्यूम ऑफ परक्लोरिक एसिड क्यूनीन में ऐड कर देंगे। नॉर्मली तो हम ये करते हैं ना कि हम ब्यूरेट्स ऐड करते जाते हैं, हम देखते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो फिर हम वहीं स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्यूनीन को ऐड करते जाएंगे परक्लोरिक एसिड के अंदर, और उसके बाद आप उसको रिएक्ट होने देंगे। ठीक है, जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक सेकेंड रिएजेंट यूज़ करके ये चेक करेंगे कि उसके अंदर कितना परक्लोरिक एसिड बचा है। फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर 50 ml परक्लोरिक एसिड ऐड किया था, और आफ्टर रिएक्शन कंप्लीशन सेकेंड रिएजेंट से मुझे पता चला कि उसके अंदर 20 ml जो है वो परक्लोरिक एसिड बचा है। इसका मतलब क्या है कि 30 ml जो परक्लोरिक एसिड है वो किसने कंज्यूम किया है? क्यूनीन ने कंज्यूम किया है। तो मैं 30 ml के हिसाब से क्यूनीन के टाइट्रेट फैक्टर से उसका अमाउंट फाइंड आउट कर लूँगी। ठीक है, ये होती है बैक टाइट्रेशन कि आपने पहले एक फर्स्ट रिएजेंट ऐड किया, फिर आपने उस फर्स्ट रिएजेंट को दूसरे रिएजेंट से टाइट्रेट करके फाइंड आउट किया कि आपका रिएजेंट एक्चुअली कितना यूटिलाइज हुआ था। ब्लैंक टाइट्रेशन में ये होता है कि जब आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में अ, कोई ऐसा कंपोनेंट मौजूद होता है जो कोई इंटरफेरेंस कॉज कर रहा हो, तो आप क्या करते हैं कि आप साथ में एक अ, उसके साथ साथ एक और ब्लैंक टाइट्रेशन भी रन करते हैं। ब्लैंक टाइट्रेशन में क्या होगा, एनालाइट के अलावा उसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, जो भी इंटरफेरेंस करने वाले कंपोनेंट्स हैं ना वो मौजूद होंगे, लेकिन एनालाइट मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो उस वक्त क्या होगा कि एनालाइट की वजह से जो कलर चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल वो चेंज हुआ 10 ml की प्योरिटी रीडिंग पे, और जो बगैर एनालाइट वाला आपका फ्लास्क था उसमें जो कलर चेंज हुआ वो चेंज हुआ 1 ml की प्योरिटी रीडिंग पे। इसका मतलब क्या है कि जो 1 ml का जो आपका रिएजेंट है वो एनालाइट यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि वो सारे कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं जो इंटरफेरेंस कॉज कर रहे हैं।
तो टाइट्रेशन एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 ml में से 1 ml माइनस कर देंगे, यानी कि जो आपकी एनालाइट वाली ब्यूरेट रीडिंग आ रही है उसमें से आप ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग को माइनस कर देंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना रिएजेंट सिर्फ एनालाइट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन। तो जब भी हमारे पास इस तरह का कोई रिएक्शन आता है ना, जिसमें स्टेप वाइज रिएक्शन हो रहा हो या स्लो रिएक्शन हो रहा हो, तो उसमें हम बैक टाइट्रेशन या फिर ब्लैंक टाइट्रेशन का ऑप्शन चूज करते हैं टू मेंटेन द एक्यूरेसी। अच्छा, ब्लैंक टाइट्रेशन दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनालाइट के अलावा भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो इंटरफेरेंस कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप अब दो फ्लास्क लेंगे। एक फ्लास्क के अंदर आप तमाम रिएजेंट्स डालेंगे लेकिन एनालाइट नहीं डालेंगे, और एक में प्रॉपर एनालाइट भी डालेंगे और हर चीज़ डालेंगे, और दोनों की टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। जो आपका एनालाइट वाला फ्लास्क है उसकी जब आपने टाइट्रेशन परफॉर्म की तो आपके पास ब्यूरेट रीडिंग आई 10। ठीक है, 10 ml वॉल्यूम उसने कंज्यूम किया और उसमें आपका कलर चेंज आ गया। उसके बाद जो आपका ब्लैंक टाइट्रेशन वाला है जिसमें एनालाइट मौजूद नहीं है, उसको आपने टाइट्रेट किया तो वो 1 ml पे उसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि 10 ml में से जो 1 ml है वो इंटरफेरेंस कॉज करने वाले कंपोनेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और एनालाइट जो है वो सिर्फ 9 ml कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस सिर्फ एनालाइट का है ना, तो दोनों का डिफरेंस आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रिएजेंट एनालाइट कंज्यूम कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का टास्क है अटेंडेंस के लिए कि आपने एट्रोपिन और क्यूनिन का जो टाइटर फैक्टर है उसको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है मैं भी आपको आगे बताऊंगी। इसको कैलकुलेट करके आप अपने CMS ID और नाम के साथ मुझे मैसेज करेंगे तो फिर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, और जितने स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं उतनी ही अटेंडेंस मेरे पास आनी चाहिए। 69 है, 69 से ज़्यादा जिसकी भी अटेंड मैं क्लास के एंड पे देख लूँगी कितने, तो जितने टोटल क्लास के एंड पर होंगे सिर्फ उतने ही लोगों की अटेंडेंस मार्क होगी। ठीक है, अच्छा, अ, ये हो गई हमारी एग्जांपल्स वीक बेसिस की जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन से हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारे पास वीक एसिड्स की हम बात करते हैं। अच्छा, पहले हम इसको मैं जी आलियान, आपने कुछ पूछना है? अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने वॉइस में पूछना है तो आप प्लीज़ क्लास के एंड में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आप चैट में उसको लिख के भेज दें। ठीक है, ओके। इसको हम जल्दी से एक दफ़ा एक रिव्यू कर देती हूँ मैं कि वीक बेसिस में आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कि परक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्वस मीडियम में भी स्ट्रांगली एक्ट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। इसका अच्छा फीचर क्या है जिसकी वजह से हम इसको एज अ टाइट्रेंट यूज़ कर रहे हैं कि स्टेबल होता है, उसके अलावा ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। यानी कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर का मतलब क्या है कि एनालाइट को ये रिएक्ट नहीं करेगा एनालाइट के साथ। ठीक है, अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? मोस्टली वीक बेसिस होते हैं जिसकी वजह से हम उनको एसिडिक नॉन मीडियम में टाइट्रेट करते हैं। टाइट्रेंट हमारा यूज़ होता है परक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन एपरेंट पीएच। क्रिस्टल वॉलेट हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारी एपरेंट पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो। क्यूनिल्डीन रेड हम कब यूज़ करते हैं? जब स्लाइटली हायर नंबर आ रहा हो हमारे पास पीएच का। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका पीएच स्केल पे नंबर जितना ऊपर जाता जाएगा वो उतना ही लेस एसिडिक होता जाएगा। हायर एसिडिक रेंज का मतलब ये है कि पीएच स्केल पे तो वो ज़्यादा है लेकिन उसकी एसिडिटी कम हो गई है। ओके, अब हम आ जाते हैं वीक एसिड्स के ऊपर। वीक एसिड्स को भी हम नॉन एक्टिव टाइट्रेशन से ही टाइट्रेट करते हैं। और क्यों टाइट्रेट करते हैं? वो वही सारे रीजन जो हमने बेसिस के अंदर भी डिस्कस किए थे कि सॉलिबिलिटी इश्यूज होंगे, प्रोटोनेशन इश्यूज होंगे, तो यहाँ पे भी हम यही रीजन होता है। अच्छा, मैंने आपको सॉल्वेंट्स के बारे में जब पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हम हमेशा ऑपोजिट नेचर का सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हैं। तो जब हम वीक बेस के अंदर वीक बेसिस को एनालाइज कर रहे थे उनके लिए हमने एसिटिक एसिड चूज किया था ऑपोजिट नेचर का। और जब हम वीक एसिड्स को टाइट्रेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो हम सॉल्वेंट सेलेक्ट करेंगे
वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मीथेनॉल और इथेनॉल हमारा मोस्टली सॉल्वेंट ऑफ चॉइस होता है। और इसका फायदा क्या होता है कि ये एनाइन को स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, ड्रग आयनाइजेस मोर कम्प्लीटली इन अ लेस प्रोटिक मीडियम। अब आपके पास क्योंकि वीक एसिड है ना, त- वैसे ये प्रोटॉन अपना देना नहीं चाहता, लेकिन जब उसको कोई बेस मिलेगी जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है तो वो इजीली अपना प्रोटॉन दे देगा। ठीक है, हमेशा जो वीक एसिड्स होते हैं वो वीक बेसिस की मौजूदगी में ज़्यादा बेहतर प्रोटोनेशन शो करते हैं एज कम्पेयर टू बीइंग अलोन। ठीक है, अच्छा, स्ट्रॉन्गर बेसिस क्या है, सोडियम मीथ ऑक्साइड है। वो इनहेंस हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जिसी तरह से जो सोडियम मीथ ऑक्साइड है उसको भी जब आप मीथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि मीथेनॉल भी बेसिक है, सोडियम मीथ ऑक्साइड भी बेसिक है, लेकिन सोडियम मीथ ऑक्साइड क्या है, उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिसिटी एसिडिटी है एज कम्पेयर टू द मीथेनॉल। तो वो क्या करेगी कि वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, आपको पता है कि जितने भी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं उसका क्या प्रिंसिपल होता है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये हम एक्वस टाइट्रेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब नॉन एक्वस टाइट्रेशन होगी तब क्या होगा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट और सॉल्वेंट बनाएंगे। जो भी सॉल्वेंट आपने यूज़ किया ना, चाहे एसिटिक एसिड यूज़ किया है, चाहे मिथेनॉल यूज़ किया है, चाहे इथेनॉल यूज़ किया है, वो बनेगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ड्रग जो भी आपका वीक एसिड है वो सोडियम मीथ ऑक्साइड के साथ उसने रिएक्ट किया, जो कि किसमें डिजोल्व हुई हुई है, मिथेनॉल और इथेनॉल में। और उसने क्या फॉर्म किया, सोडियम सॉल्ट आपका फॉर्म किया और साथ में मिथेनॉल को रीजनरेट कर दिया। ठीक है, रिएजेंट आपके पास क्या है, स्टैंडर्डाइज सोडियम मीथ ऑक्साइड सोल्यूशन है इन मिथेनॉल और इथेनॉल। सॉल्वेंट आप क्या यूज कर रहे हैं, एनहाइड्रस मिथेनॉल या इथेनॉल यूज करते हैं। अच्छा, हमने वहाँ पे पहले ग्लेशियर एसिटिक एसिड की बात की थी जिसमें से वाटर कंटेंट आप कंप्लीटली रिमूव करते हैं। मिथेनॉल और इथेनॉल भी आपको वाटर कंटेंट के को हटा के यूज करना है। मिथेनॉल और इथेनॉल में से वाटर कंटेंट को हटाने का क्या तरीका होता है एनीवन, किस तरह से आप इथेनॉल और मिथेनॉल को प्यूरिफाई कर सकते हैं फ्रॉम वाटर। जी क्लास, मिथेनॉल और इथेनॉल में से वाटर कंटेंट को कैसे रिमूव करते हैं। एवापोरेशन से तो नहीं होता क्योंकि मिथेनॉल और इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है। तो मिथेनॉल इथेनॉल पहले एवापोरेट हो जाएंगे, वाटर बाद में होगा। बिल्कुल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे, जी बिल्कुल। डिस्टिलेशन से इसको हम करते हैं क्योंकि इथेनॉल जो है वो फॉर एग्जांपल उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 77-78 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। तो हम ये करते हैं कि उसको हम पहले 77 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करते हैं। उस पे इथेनॉल आपका इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है और उसको आप दूसरे एक फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हैं, वो आपका डिस्टिल इथेनॉल होता है। और पीछे जो है वो आपके पास जो बच जाता है वो वाटर होता है। वो वाटर आप 100 पे भी आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं या उसको एज इट इज़ आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्टिलेशन एक तरीका होता है जिससे आप अपने सॉल्वेंट को प्योर करते हैं। इंडिकेटर आप मोस्टली मोस्टली हम इंडिकेटर यूज करते हैं थाइमोल ब्लू। सी में आपके पास शार्प एंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सल्फानिल 1 मिनट का हम ब्रेक लेंगे नमाज के लिए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट का ब्रेक।
ओके क्लास। ओके, हम बात करते हैं वीक एसिड्स की। उसमें पहली एग्जांपल हमारे पास है सल्फेनिलमाइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 172.2 ग्राम पर मोल। ठीक है। अच्छा, टाइट्रेटेड विद सोडियम मीथॉक्साइड एंड मीथेनॉल। इसको हम मीथेनॉल में डिसॉल्व करते हैं सल्फेनिलमाइड को, और हमारे पास ब्यूरेट में सोडियम मीथॉक्साइड होता है जो कि मीथेनॉल में ही डिसॉल्व हुआ हुआ होता है। इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं थाइमोल ब्लू, और इसको हम टाइट्रेशन कंप्लीट कर देते हैं। जब टाइट्रेशन कंप्लीट करते हैं फार्माकोपियल मेथड्स में हमारे पास इसका टाइटर फैक्टर गिवन है कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम मीथॉक्साइड इज इक्विवेलेंट टू 17.22 मिलीग्राम ऑफ सल्फेनिलमाइड। जितना भी हमारा ब्यूरेट वॉल्यूम कंज्यूम हुआ होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि इतना अमाउंट ऑफ सल्फेनिलमाइड हमारे सैंपल में प्रेजेंट था। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है इसकी, फिनोबार्बिटल। फिनोबार्बिटल जो है वो वीक एसिडिक बार्बिट्यूरेट है, और इसको आप ये सॉल्युबल इन इथेनॉल है। इसको भी आप सोडियम मीथॉक्साइड से ही टाइट्रेट करते हैं, बट इसको सॉल्युबलाइज करते हैं इथेनॉल के अंदर। ठीक है। और इंडिकेटर आप इसके अंदर यूज़ करते हैं थाइमोल ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, और एजो वायलेट भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा फार्माकोपिया फॉलो कर रहे हैं। जिस भी फार्माकोपियल मेथड को आप फॉलो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसका इंडिकेटर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है। जो इसका टाइटर फैक्टर है वो बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट आप कर सकते हैं जिस तरह से आपने सल्फानिलमाइड में कैलकुलेट किया है। सल्फानिलमाइड में कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है, मैं आपको 1 मिनट में दिखा रही हूँ टाइटर फैक्टर का फॉर्मूला। ये आपकी स्क्रीन्स पर आ रहा होगा टाइटर फैक्टर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनालाइट। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे फिनोबार्बिटल का अगर टाइटर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फिनोबार्बिटल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ रिएजेंट, जो आपने ब्यूरेट में रिएजेंट लिया है उसकी आप नॉर्मेलिटी यहाँ पे मेंशन करेंगे। डिवाइड करेंगे इसको बाय 1000। क्यों डिवाइड करेंगे 1000 से? क्योंकि जो टाइटर फैक्टर होता है उसमें हमारा वॉल्यूम ml में होता है, और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में जो हमारा वॉल्यूम होता है वो लीटर्स में होता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं वैलेंसी फैक्टर से, कि यानी कि पिनोबार्बिटल अगर है तो वो कितने सोडियम मीथॉक्साइड के साथ रिएक्ट कर रही है। 1:1 का रेशो होता है दोनों में, तो यहाँ पे हम 1 ही मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप इसका टाइटर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? फिनोबार्बिटल का मॉलिक्यूलर वेट, नॉर्मेलिटी ऑफ रिएजेंट कितना होगा, 0.1 नॉर्मल आपने यूज़ किया है, डिवाइडेड बाय 1000, और वैलेंसी फैक्टर क्या है इसका? 1 है। ठीक है। तो टाइटर फैक्टर बहुत ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम अपना इसको कंटिन्यू करते हैं। इसको अपने टाइटर फैक्टर जो मैंने आपको टास्क दिया था कैलकुलेट करने का, एट्रोपिन का और क्यूनिडीन का, वो आपने कैलकुलेट करके शेयर करना है मुझे। ठीक है। अच्छा, टाइटर फैक्टर को हम इतना एम्फेसाइज कर क्यों रहे हैं? ये एक एग्जाम्पल कैलकुलेशन मैंने आपको सल्फेनिलमाइड की शेयर की है, कि आपके पास गिवन है कि आपने 0.1 नॉर्मल सोडियम मीथॉक्साइड जो है वो एज अ रिएजेंट यूज़ किया है, और उसके लिए 25 ml आपका कंज्यूम हुआ है आपका रिएजेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप टाइट्रेंट के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं, अगर आप मोलर यूज़ कर रहे हैं तो आप मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो आपने C1V1 के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया कि जी इसका इतना वॉल्यूम था तो इसके इतने इक्विवेलेंट्स बन गए। ठीक है। 0.1 नॉर्मल था, इतना वॉल्यूम इसका कंज्यूम हुआ, तो आपके पास 0.0025 इसके इक्विवेलेंट्स आ गए। अब इसको कन्वर्ट करेंगे आप इनटू ग्राम्स। सल्फेनिलमाइड जो है वो 1:1 के रेशो में रिएक्ट कर रहा है, तो वेट जो है वो इक्वल होगा। अमाउंट के फॉर्मूला को हमने सिंपली अप्लाई किया है कि इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। इससे आपको पता चल गया कि जी 0.43 जो ग्राम्स है वो आपने यूज़ किया है। अब अमाउंट हमको मिलीग्राम में क्योंकि एक्सप्रेस करनी थी, तो आपने इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लिया मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। ये 3 स्टेप में आपने काम किया।
अगर आपके पास टाइटर फैक्टर मौजूद हो तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करके अपनी ब्यूरेट रीडिंग से इजीली अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टाइटर फैक्टर का आपके पास ये बेनिफिट होता है। आमतौर पे टाइटर फैक्टर हमें गिवन होता है, ना भी गिवन हो और हमारे पास कोई डिफरेंट कंडीशंस हो तो हम अपना टाइटर फैक्टर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करना अलाउ कर रही हूँ ताकि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशंस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अ, मैम हो मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी। मैम जो वैलेंसी फैक्टर है आपने फॉर्मूला भी शो किया था ना स्क्रीन पे, तो वो हम एनालिन के लिए और क्यूनिन के हम्म लिए, सॉरी एट्रोपिन और क्यूनिन के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या कंसीडर करेंगे? जैसे फिनोबार्बिटल में आपने बोला 1 कंसीडर करेंगे। अच्छा, हाँ, उसके अंदर आपको एनालाइट भी पता है और रिएजेंट भी पता है। ठीक है, आप उसको सर्च करेंगे कि वो किस रेशो में रिएक्ट करते हैं आपस में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब मैंने आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाई थी ना तो मैंने उस वक्त आपको ये बात बताई थी कि आम तौर पे जब आप नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं ना तो उसमें आपके पास वैलेंसी फैक्टर 1:1 ही आ रहा होता है, लेकिन फिर भी 1 ही है वो, लेकिन आप उसको एक दफ़ा उसका रिएक्शन भी मेंशन करेंगे अपने पास। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर जब भी आपको यूज़ करना होता है ना तो आपको इक्वेशन गिवन होती है, तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि कितने रेशियो में वो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। अच्छा, टाइटर फैक्टर रिपीट कर दूं। टाइटर फैक्टर बहुत सिंपल है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनालाइट। फॉर एग्जांपल आपने क्यूनिडीन को एनालाइज करना है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्यूनिडीन आएगा। नॉर्मेलिटी ऑफ रिएजेंट, जिस रिएजेंट के अगेंस्ट आप उसको टाइट्रेट कर रहे हैं उसकी नॉर्मेलिटी आएगी। यहाँ पे हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि टाइटर फैक्टर की जो स्टेटमेंट होती है उसमें आप वॉल्यूम मिलीलीटर्स में यूज़ कर रहे हैं और नॉर्मेलिटी में लीटर्स में होता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे 1000 में करते हैं। और वैलेंसी फैक्टर आपको इक्वेशन से पता चल जाता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनालाइट कितने मॉलिक्यूल ऑफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे आपका वैलेंसी फैक्टर आता है। 1, मोस्टली इट्स 1, लेकिन फिर भी आप उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है आपने, अपने नाम, CMS ID और आंसर के साथ। हिबा और सकीना ने मुझे भेजा है, लेकिन अगर आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें तो मेरे लिए उसको ट्रैक करना आसान होगा। यहाँ से मुझे बार बार लैपटॉप खोल के देखना पड़ेगा। नहीं, पूरा सॉल्व करके नहीं भेजना है मुझे, जस्ट एक स्टेटमेंट जो टाइटल फैक्टर की है उसका आप आंसर भेजेंगे। टाइट के ईच ml ऑफ दिस रिएजेंट रिएक्ट्स विद इतने मिलीग्राम्स ऑफ एनालाइट। ठीक है, और कितने लोग हैं? 74, बीच में 75 भी थे। 75 से ज्यादा अटेंडेंस मेरे पास नहीं आनी चाहिए। ओके, सो अभी फर्दर अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम क्लास को फिर कंक्लूड कर देते हैं। थैंक यू क्लास।